Hello, Namaskar. A very warm good afternoon to all the students and our viewers. एक बार फिर से हम आप सभी के पास आ चुके हैं अपने नए प्रोग्राम को लेकर के। आप सभी को बता दें, आप सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनसीईआरटी के इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूं आपके साथ शिवानी झा और आप सभी इस वक्त हमें देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके अलावा और भी कई माध्यम हैं तमाम जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप बाद में ये जो हमारा प्रोग्राम अभी आप चैनल पर देख रहे हैं, इसको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो कि एनसीईआरटी ऑफिशियल है, वहाँ पर आप वीडियो सेक्शन में जा कर के आप ये हमारा सेशन देख सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे और भी यूट्यूब चैनल्स पर हमसे जुड़ सकते हैं जो कि एनसीईआरटी पीएम ई विद्या क्लास 10 है। इसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और ये सभी माध्यम थे जो मैंने आपको बताए। इसके साथ ही बच्चों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो क्लास 10th के बच्चों के लिए है और टॉपिक का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी छोटी सी कि अगर आपको आज के सेशन से जुड़ा हुआ कोई भी लगता है कि सवाल आता है, डाउट या फिर आपके मन में आता है, तो आप हमसे सीधा पूछ सकते हैं और जल्दी से पूछ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8800040559। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो अपने डाउट और क्वेरी को हम तक मेल के थ्रू भी पहुँचा सकते हैं। हमारी मेल आईडी है dth.class10@ciet.nic.in। तो ये मैंने आपको बता दिए दोनों माध्यम जिनसे आप सबसे तेज़ी से हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवालों का जवाब हमसे जान सकते हैं। इसके बाद जैसा कि हर सत्र में हम आपके लिए लेकर के आते हैं एक नए एक्सपर्ट को जो आपसे यहाँ पर जुड़ते हैं और आपके सामने जो टॉपिक रहता है उसको लेकर के चर्चा करते हैं, उस पर हम बातचीत करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम अपने एक्सपर्ट का आपसे परिचय करा देते हैं और उनका हम वेलकम कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं मिस्टर सुनीत साथी। तो बहुत बहुत वेलकम है सर आपका हमारे सेशन में। थैंक यू। इसके साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि सुनीत सर टीजीटी नेचुरल साइंस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली से हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहले तो मेरा सर से सवाल यही रहने वाला है और आई एम श्योर आप लोगों का भी कि सर कार्बन एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, देखिए हमारे नेचर में दो तरह के एलिमेंट्स मोस्टली पाए जाते हैं जिनको हम एक कैटेगरी में बांट देते हैं। एक को हम मेटल्स कहते हैं, एक को हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो कार्बन हमारे नेचर में ऑक्सीजन के बाद मिलने वाला एक मोस्ट अबंडेंट जो है एक नॉन मेटल जो मटेरियल होता है और वो कई तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो बनाता है जी। तो यहाँ पर आगे सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कार्बन और कंपाउंड्स के बारे में तो बता दिया, लेकिन हम ये भी साथ में जानना चाहेंगे कि प्रोडक्ट्स जो हो गए जो कार्बन उसमें रिलेट करते हैं होते हैं, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए आप। देखिए सबसे पहले हम कार्बन के बारे में कुछ इसके हमारी जो नेचर है उसमें इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। आपको पता है कि हमारे जो यूनिवर्स में जो कार्बन है वो 4th अबंडेंट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन के बाद, और हमारी अर्थ क्रस्ट में जो होता है वो 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। उससे पहले कुछ और नॉन एलिमेंट्स होते हैं, उनके बाद जो है ऑक्सीजन्स हैं, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, इनके बाद जो है कार्बन का नंबर आता है। और हमारी ह्यूमन बॉडी या जितने भी कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन के बाद जो कार्बन है वो 2nd मोस्ट अबंडेंट जो है वो एलिमेंट होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन प्रेजेंट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है। उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.03% होती है। और हमारी अर्थ है उसकी क्रस्ट में जो कार्बन मिलता है उसकी जो वो कई रूप में मिलता है, कई मिनरल्स जैसे कार्बोनेट्स के रूप में, कोल प्रोडक्ट्स के रूप में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रूप में, और वो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 0.02% होती है। बाकी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी हमारे अर्थ पे, उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में कार्बन होता है। और कार्बन ऑलवेज मोस्टली जो इसके एलोट्रोप्स होते हैं जैसे डायमंड और ग्रेफाइट है, फ्लोरेंस है, वो फ्री स्टेट में जो है एग्जिस्ट करता है। अब जैसा कि आपने पूछा कि बहुत सारे किस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो फॉर्मेशन जो है जिनमें कार्बन इन्वॉल्व होता है, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं
बहुत सारे फूड्स प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे स्टार्च, शुगर, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स। फ्यूल प्रोडक्ट्स होते हैं वुड, कोल, इथानॉल, पेट्रोल। ड्रग्स हैं, बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स प्रोडक्ट्स हैं, पेनिसिलिन, क्विनिन, एस्पिरिन, सल्फा ड्रग्स हैं जिनमें कार्बन का जो है यूटिलाइज होता है उनकी फॉर्मेशन में। बहुत सारे हाउस होल्ड कमर्शियल आर्टिकल्स होते हैं जैसे पेपर है, सोप है, कॉस्मेटिक्स हैं, बहुत सारे ऑयल प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद बहुत सारे क्लॉथ्स या टेक्सटाइल फैब्रिक्स प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनमें कार्बन का जो है इस्तेमाल होता है उनकी कंपोजिशन में, जैसे कॉटन, वुल, सिल्क, लिनन, रैन, नायलॉन। और बहुत सारे कुछ एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनमें कार्बन का उनको बनाने में उनका इस्तेमाल होता है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है, डायनामाइट है, पिक्रिक एसिड है, TNT है। तो यहाँ पर सर आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जिसमें हम कार्बन के एलिमेंट्स को इजीली देख सकते हैं, उन्हें जी। पा सकते हैं। लेकिन अब अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप हमें कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में और बता सकते हैं बच्चों को? जी बिल्कुल। जी। देखिए, कार्बन की कुछ खास बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको मोस्टली हम बॉन्डिंग्स किस प्रकार की बनाता है, वो जब दूसरे एटम्स के साथ जब बॉन्ड का शेयर करता है किस तरह से बनाता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक होता है, एक प्रॉपर्टी होती है उसकी कैटिनेशन, उसकी डिटेल्स में अभी हम आगे आएंगे। और एक थर्ड होता है आइसोमरिज्म, और एक सेकंड फोर्थ जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है टेट्रावैलेंसी। ये चार बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं स्पेसिफिक कार्बन एलिमेंट्स की। इनका हम डिटेल आगे देख लेते हैं। देखिए, कार्बन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये इसका जो बेसिक फीचर बन जाता है टेट्रावैलेंसी, यानी कि ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे 4 किसी कार्बन एटम के साथ या किसी और एलिमेंट के एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इस तरह से एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये एक टेट्रावैलेंसी जो है एक फीचर होता है, यानी कि इसकी जिसको हिंदी में हम संयोजकता कहते हैं। इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ इसकी सेकंड एक प्रॉपर्टी होती है कि अब मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं एटम्स के, उनके जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एटम्स दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ जब बॉन्ड शेयर करते हैं तो वो मोस्टली आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं, उसका 2 तरीका होता है। वन वे कि वो कैटायंस बनाएं, पॉजिटिव आयंस, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके बनाते हैं। दूसरा तरीका है कि वो एनायंस बनाते हैं, नेगेटिव आयंस, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके बनाते हैं। बट हमारे यहाँ पे कार्बन एटम में एक स्पेसिफिक एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे ना तो बॉन्ड शेयरिंग के लिए या किसी दूसरे एटम के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं हैं। वो इसलिए नहीं हैं क्योंकि अगर कैटायंस बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर कार्बन का जो एटम है वो लूज़ करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जैसा कि हमने बताया कार्बन के एटम में 6 होते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी 6 होंगे। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर देता है कैटायंस यानी पॉजिटिव आयंस बनाने के लिए, तो उसमें जो न्यूक्लियस है उसका, जिसके ऑलरेडी अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, उसमें उसको बहुत होल्ड अप जो है उसका मुश्किल हो जाएगा, उसको 10 इलेक्ट्रॉन वो गेन नहीं कर पाएगा। उसके पास 6 पहले से हैं, 4 और आ जाएंगे। तो इस केसेस में कैटायंस कार्बन एटम नहीं बना सकता। सेकंड वे है जो लूज करके, अब लूज में जो ऑलरेडी 6 प्रोटॉन के साथ जो हमारा न्यूक्लियस है उसको लूज करने के लिए भी 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो लूज एनर्जी करने के लिए भी पॉसिबल कंडीशंस कार्बन के पास नहीं होती हैं। तो कार्बन एटम कैन नाइदर मेक एनी काइंड ऑफ कैटायंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, कैन नॉट मेक नॉर मेक एनी काइंड ऑफ एनायंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो इन दैट वे व्हाट इज़ द वे? इसमें कार्बन एटम क्या करता है कि अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी बॉन्डिंग जो है वो शेयर करके बनाता है किसी दूसरे एटम्स के साथ। वो जो बॉन्डिंग शेयर करता है, जैसा कि हमने बताया कि उसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो किसी भी दूसरे एटम के एलिमेंट के एटम के साथ वो अपने अपने एक बॉन्डिंग को बना के, वो चाहे सिंगल बॉन्ड के थ्रू हो, डबल बॉन्ड के थ्रू हो या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू हो,
उसमें वो बॉन्डिंग शेयर करता है और शेयर करके ही वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोवलेंट्स बॉन्ड्स जो है वो बनाता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो ये हो गया हमारा टेट्रावेलेंस। अब जैसे कि मैंने बताया कि टेट्रावेलेंस जो इसकी प्रॉपर्टी है वो शेयरिंग करके बनाता है। अब ये जो शेयरिंग होती है कार्बन एटम के एलिमेंट की, वो शेयरिंग जब होती है तो उसमें वो 3 तरह के जो है बॉन्डिंग बनाता है। उस शेयरिंग में एक सिंगल बॉन्ड बन सकता है और जिस सिंगल बॉन्ड से जिस तरह के भी जो कार्बन एटम्स बनते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, सिंगल बॉन्ड के थ्रू, उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। और इसके अलावा जब शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, 2 बॉन्ड बनते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन की होती है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी हैं, वी कैन से जैसे कार्बन एटम्स कैन फॉर्म मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे हमने बताया, सिंगल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ एंड ट्रिपल बॉन्ड के साथ। जब सिंगल बॉन्ड के साथ बनता है तो कंपाउंड्स को एन कहते हैं, या ईथेन। जब डबल बॉन्ड की स्ट्रक्चर होती है तो उसको हम ईथीन कहेंगे, ईन। और जब ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रक्चर होती है तो उसके लास्ट में फिर जो सुफिक्स होता है वो आइन, उसको हम इथाइन बोल देते हैं। तो इस तरह से हम कार्बन कंपाउंड्स को भी कैटेगरिकली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पर सर हमने पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में। जी। तो एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी दैट व्हाई आर कोवलेंट बॉन्ड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्यों? कार्बन एटम्स, जैसा कि हमने बताया, कार्बन एटम्स हमेशा दूसरे कार्बन के एटम के साथ या किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ जी जब बॉन्ड शेयर करते हैं वो हमेशा शेयरिंग के थ्रू ही उनके साथ कोवलेंट जो है बॉन्डिंग बनाते हैं, ना लूजिंग के थ्रू नहीं, गेनिंग के थ्रू नहीं। ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग के थ्रू, इनकी जो बॉन्ड्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं ये काफ़ी वीक होते हैं। और इस वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो वीक स्ट्रक्चर हो जाता है कोवलेंट बॉन्ड्स का, इसकी वजह से इनको डिस्टेबलाइज करना, इनको तोड़ना थोड़ा आसान हो जाता है और इसलिए इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है। ओके तो सर इसके बाद हम नेक्स्ट कौन सा आगे पढ़ने वाले हैं टॉपिक पर? जी, एक प्रॉपर्टीज़ हमने एक और बताया था कार्बन के एटम्स के बारे में, जिसका हमने नाम लिखा था कैटिनेशन। जी। इसको हिंदी में हम श्रृंखलन कहते हैं। इट्स ए वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन एटम। इसमें क्या होता है कि कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के एटम के साथ एक बहुत लंबी श्रृंखला बनाता है, एक चेन बनाता है, और जिसकी वजह से जो कार्बन कंपाउंड्स जो है जो बनता है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल के रूप में बनता है। और ये जो चेन होती है ये एक सिंपल चेन के रूप में हो सकती है, एक ब्रांच्ड चेन के रूप में हो सकती है और एक क्लोज्ड रिंग्स के रूप में हो सकती है। तो ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाता है कार्बन एटम्स और एक लार्ज चेन के रूप में बनाता है, बहुत सारे कार्बन एटम जोड़ के बनाता है, इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे स्लाइड्स में देख भी रहे हैं, पहले नॉर्मल ब्यूटेन का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग चेन के रूप में, फिर एक ब्रांच चेन के रूप में देख रहे हैं और उसी को हम एक क्लोज रिंग के रूप में देख रहे हैं जिसको हम साइक्लोहेक्सेन्स कहते हैं। तो यहाँ पर सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा रहे हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो बच्चों के भी मन में ज़रूर डाउट आए होंगे और उनके लिए बोर्ड एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले। तो कुछ क्यों ना हम उन क्वेश्चंस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। तो अभी तक बच्चों जो भी आपने पढ़े हैं, जो भी सर ने अभी तक आपको समझाए हैं टॉपिक, उनसे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए सर से अब हम वो क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर जान लेते हैं। तो जैसा कि सर हमने यहाँ पे पढ़े थे कि नोबल गैस के बारे में, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे नोबल गैस होता क्या है। ओके, एक्चुअली इट्स नोबल गैस, नॉट नोबल गैस, इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए हमारे नेचर में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, वो जब भी किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड
जो है वो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो उसके आउटर सेल में हमेशा एक, चाहे वो लूज करके बनाए या चाहे शेयर करके बनाए या चाहे गेन करके बनाए, लेकिन आउटर सेल में हमेशा एक ऑक्टेट रूल होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं 8 का आंकड़ा। वो 8 जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होने ज़रूरी होते हैं आउटर सेल में, तभी एक एटम एक एलिमेंट का दूसरे एटम दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग शेयर करता है, बॉन्ड बनाता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। तो ये जो रूल है कि बाहरी जो क्षेत्र में जो बाहरी कक्षा है एटम की, उसमें 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में लेते हैं। और दूसरा, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर एक एटम में किसी एलिमेंट के में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एक स्पेसिफिक एक पोजीशन होती है उसकी हर कक्षा में। पहली कक्षा में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मिनिमम 2 हो सकते हैं। दूसरी में कितने होने चाहिए, 2n2 का फार्मूला होता है, उसमें मिनिमम हम जो है 8 रख सकते हैं। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ फिक्स किए जाते हैं कि किस कक्षा में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, तो सर बच्चों मैं आपको भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आपको फिर से मैं याद दिला दूँ कि हम क्वेश्चंस बहुत ये इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस कर रहे हैं सर के साथ यहाँ पर, तो आप लोग ये सभी क्वेश्चंस और आंसर्स भी इनके जो सर बता रहे हैं नोट डाउन ज़रूर करें और ध्यान से ज़रूर सुने। तो इसी के साथ मेरा दूसरा क्वेश्चन सर आपसे यही है कि वाई कार्बन और कोवलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, कार्बन जो है, जैसा कि हमने पहले बताया, कार्बन एटम्स जो हैं वो जब दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड शेयरिंग करते हैं जी। तो वो कभी भी एनायंस नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि वो ना तो इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबिलिटी जो आउटर शेल में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक जो ऑक्टेट जो उसको स्टेबिलिटी जो है अचीव करनी है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं यानी कि एनायंस नहीं बनाते, ना ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं यानी कि कैटायंस भी नहीं बनाते। तो वो कैटायंस भी नहीं बनाते हैं, एनायंस भी नहीं बनाते हैं, इस वजह से वो एक आयोनिक बॉन्ड्स अपने बीच में नहीं बनाते हैं दूसरे एटम्स के साथ, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। और ये ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दीज आयंस क्या होता है कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूवमेंट में स्थापित नहीं हो पाते, और जिसकी वजह से जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं यानी कि जो कार्बन की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, उसमें वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं हमेशा। जी सर, बहुत अच्छे से आपने इसका आंसर दिया। अगला सवाल मेरा सर से ये रहने वाला है कि सर अभी हमने बात की थी डायमंड और ग्रेफाइट की, तो ये दोनों ही हैं, ये एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं, आपने बताया कि डायमंड जो है वो पुअर और ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है, ऐसा कैसे? अभी देखिए, जैसे हमने अभी बताया कि जितने भी कार्बन के द्वारा कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्मेशन जो होता है और जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, वो सारे कोवलेंट कंपाउंड्स नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन एक कंपाउंड, एक एलोट्रॉप जो है कार्बन का, डायमंड और उसके अलावा जो ग्रेफाइट है, वो ऐसा होता है कि वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वो क्यों होता है? जो हमारे डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि हमने बताया कार्बन एटम टेट्रावेलेंट है, तो एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ एक स्ट्रक्चर जो है फॉर्मेशन करता है और एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। तो उसमें वहाँ पे जो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के, वो सारे के सारे इंगेज हो जाते हैं और उसमें फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाता, ना कैटायंस बनते हैं ना एनायंस बनते हैं। बट जहाँ तक ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, वो भी कार्बन से बना हुआ है, बट उसमें आउटर सेल के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाकी कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ इंगेज करके कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं, और उन चारों में से एक जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रह जाता है। और इस तरह से हर कार्बन के एटम में एक जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहता है और फ्री मूवमेंट करता है, और इसकी वजह से वो जो ग्रेफाइट को एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देता है, और इसी की वजह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी की वजह से जो ग्रेफाइट है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं सर कि जो डायमंड है एक वो एक्सेप्शनल, यस ऑफ कोर्स, एक अपवाद है, एक एक्सेप्शनल केस है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है सर। तो हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं, और वो ये है कि व्हाट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। नेचर पर बात करें अगर कार्बन की, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, वर्सेटाइल जो नेचर हैं, एक 2 इंपॉर्टेंट वर्सेटाइल नेचर होते हैं कार्बन के। एक होता है कैटिनेशन, जिसको हम हिंदी में श्रृंखलन बोलते हैं। एक कार्बन एटम
दूसरे बहुत सारे अनलिमिटेड कार्बन एटम्स के साथ जुड़ता है, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है और एक लंबी श्रृंखला बनाता है, जिसकी वजह से एक बहुत लार्ज कंपाउंड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। और वो एक सिंपल चेन के रूप में हो सकता है, एक रिंग के रूप में हो सकता है, एक ब्रांच चेन के रूप में हो सकता है। इस प्रॉपर्टीज़ को जो है एक वर्सेटाइल नेचर होता है कार्बन का, जो किसी और एलिमेंट में नहीं होता, नेचर में जो हमारे पाए जाते हैं। और इस वर्सेटाइल नेचर को हम जो है प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं, हिंदी में श्रृंखलन कहते हैं। और दूसरा होता है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, टेट्रावेलेंसी। इसको हिंदी में हम चतुसंयोजकता कहते हैं। कार्बन एटम के बाहरी कक्षा में, बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो चारों इलेक्ट्रॉन दूसरे 4 एटम के साथ, चाहे वो कार्बन के एटम हो या किसी और एलिमेंट के एटम हो, उनके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स है उनकी फॉर्मेशन करता है। थैंक यू सर। अब इसी के साथ मेरा आखिरी और एक जी, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए बिल्कुल। कि अभी आपने हमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाया था, बच्चों ने भी सुना होगा, तो इसके बीच में आप छोटा सा हमें डिफरेंस बता दीजिए, क्या होता है इन दोनों के बीच डिफरेंस? देखिए, जैसे हमने पहले बताया कि कार्बन की एक स्पेसिफिक फीचर होती है टेट्रावेलेंसी। जी। ये जब भी किसी दूसरे एलिमेंट के कार्बन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बनाता है, तो वो जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो डिपेंड करता है कि दूसरे एलिमेंट के एटम के अंदर जो वैलेंसी है वो कितना था। अब उसके बेसिस पे जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, डबल बॉन्ड भी बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। जो स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बनते हैं उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जिनको हम हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो कंपाउंड्स, जो मॉलिक्यूल्स डबल बॉन्ड की वजह से बनते हैं या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से बनते हैं, उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जिनको हम हिंदी में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इनमें एक और जो बेसिक जो डिफरेंस है जिनसे हम इनको आइडेंटिफाई भी करते हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। स्टेबल इन द सेंस कि उनमें सिंगल बॉन्ड होता है और उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी स्टेबल होता है, काफ़ी मजबूत होता है। तो वो रिएक्टिव नहीं होते, वो स्टेबल होते हैं। और जिनमें जो नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो मोस्टली हाईली रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और अनस्टेबल होते हैं। और उसका कारण ये है कि उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, कोवलेंट बॉन्ड की। और जितना ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कोवलेंट का, उतना ही उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी वीक होता है, जिसकी वजह से वो कोवलेंट बॉन्ड्स को काफ़ी वीक बना देता है और ये अनस्टेबल हो जाते हैं और हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं। तो इसको सर हम क्या एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जैसे हम डिफरेंशिएट कर रहे थे जी, तो उसको अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझना चाहें तो यहाँ पर हम स्लाइड्स में भी देखेंगे जैसा कि सर अभी हमें बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर अपने चलते हैं जहाँ हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था। जी जितने भी अल्केन्स प्रोडक्ट्स होते हैं जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, जैसे हम कहें कि मीथेन, जी, जिनके नाम के बाद एन आता है, मीथेन, ब्यूटेन, इथेन, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। और जो डबल बॉन्डेड हैं और ट्रिपल बॉन्डेड हैं, जिनके नाम के बाद जैसे इथीन या इथाइन, ब्यूटीन या ब्यूटाइन, क्योंकि वो डबल बॉन्डेड हैं और ट्रिपल बॉन्डेड हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं वो एग्जाम्पल्स के तौर पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के रूप में आते हैं। ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आपको सर लगता है कि इसमें हमें और कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन करने चाहिए या कुछ छोटा सा आप बच्चों को बताना चाहेंगे? एक और कार्बन एटम्स की एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम आइसोमरिज्म कहते हैं। जी, ये कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं बट इनको ये आइसोमर्स होते हैं। क्यों? कंपाउंड्स हैविंग सेम काइंड ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जितने भी कार्बन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनका जो मॉलिकुलर फार्मूला है, मॉलिकुलर फार्मूले से मतलब है कि उसमें कार्बन कंपाउंड्स कितने हैं और उसमें हाइड्रोजन कंपाउंड्स कितने हैं, वो उनका नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स जो है वो सेम रहता है, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट हो जाती है। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं स्लाइड्स में, नॉर्मल ब्यूटेन है, एक आइसोब्यूटेन्स है। ये दोनों के दोनों आइसोमर्स हैं कार्बन ब्यूटेन्स के।
तो यहाँ पर सर ने आप सभी बच्चों को समझाया किस तरीके से हमने यहाँ पर पढ़ा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने समझाया आपको, और हमने यहाँ पर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए डिस्कस किए जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं या आ सकते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन जो हर साल आते ही हैं। तो सर यहाँ पर मैं आपका पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी, बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए और इतने अच्छे तरीके से ये समझाने के लिए। थैंक यू। और बच्चों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज जो हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ा है ये चैप्टर, इसका अभी सेकंड पार्ट भी बाकी है जो आपको नेक्स्ट सेशन में सर पढ़ाएंगे, और बाकी के जो आगे के टॉपिक्स हैं वो भी आपसे हम रूबरू कराएंगे। लेकिन अभी के लिए इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, और आपके स्क्रीन पर लाइव प्लेट भी दिख रही होगी जो हमारे और प्रोग्राम्स के बारे में आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें हम यहाँ पर कि आप 3:30 से 4 बजे तक कक्षा 10 के लिए देखेंगे उर्दू का सेशन, और इसके बाद आप चैनल 6 और चैनल 11 पर देखेंगे 2:30 से 4 बजे जो प्रोग्राम हमारा चलता है परिचर्चा का, टुवर्ड्स सेल्फ एश्योरेंस एनकरेजिंग पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट इन लर्नर्स। इसके बाद आप 4 से 5 हमारे साथ जुड़ेंगे चैनल 6 से चैनल 12 पर, जिसका विषय रहेगा मानसिक स्वास्थ्य एवं सोशल मीडिया। फिर रोज़ की तरह सहयोग का प्रोग्राम भी आप हमारे साथ देख सकते हैं चैनल 6 से चैनल 12 पर, जिसका रहेगा टॉपिक बिल्डिंग अ पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट। और लास्ट में हमारा आज का सेशन आप देखेंगे 5:30 से 6:15 बजे तक स्कूल लीडरशिप एंड डेवलपमेंट, जिसका टॉपिक रहेगा। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं कि आप इसके बाद भी हमारे साथ और भी सत्र में जुड़ सकते हैं और भी सेशंस हमारे देख सकते हैं, और साथ ही आज के सत्र में अब फिर यहीं पर हम इसे ख़त्म करना चाहेंगे, और आप सभी बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, हमारे जितने भी व्यूअर्स थे, और आशा है कि आप सभी को आज का ये टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको और भी इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें जाननी है तो हमारे अगले सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा जब भी हमारा ये सेशन आएगा। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी सेशंस के लिए आप हमारे चैनल्स जैसे कि NCERT ऑफिशियल और हमारे PM ई विद्या के जितने भी चैनल्स हैं उस पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।